कार्डानो और इथेरियम की लड़ाई क्यों हो रही है? चार्ल्स हॉस्किंसन क्यों हर वक्त इथेरियम पर इल्जाम लगाते हैं? उनकी इस स्ट्रेटजी का मकसद क्या है? क्या वाकई ही इथेरियम 3.0 आ रहा है? इथेरियम का ऑन चेन एनालिसिस क्या कहता है? तो ये सब अहम तरीन बातें बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको बेहतरीन मालूमात मिल सके। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। अगर आप नहीं जानते तो कार्डानो के बानी चार्ल्स हॉस्किंसन, डॉट के बानी गेवन वुड और वितालिक ब्यूटरन इथेरियम को बनाने में शामिल थे, लेकिन चार्ल्स और गेविन ने इथेरियम को इब्तदाई स्टेज पर ही छोड़ दिया क्योंकि इनका ख्याल था कि इथेरियम स्केलेबल नहीं। इसके बाद तीनों में एक अरसे जंग रही। तीनों एक दूसरे पर तनकीद करते रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनके दरमियान लड़ाई कम हो गई और इन्होंने एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला बंद कर दिया है, जिसको इंडस्ट्री ने भी अच्छा समझा कि अब ये बड़े हो गए हैं और बच्चों की तरह नहीं लड़ते। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो कार्डानो के चार्ल्स हॉस्किंसन किसी ना किसी तरह इथेरियम पर तनकीद करते रहते हैं। यही हरकत उन्होंने एक बार फिर की। वितालिक ने अपने हालिया इंटरव्यू में यह तस्लीम किया कि इनका स्टेकिंग प्रोग्राम अच्छा नहीं और वो इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को स्टेकिंग की सूरत में उनके मर्जी के कॉइन मिलें, बल्कि ये ना हो कि जो चेन का फैसला है वो लोगों पर लागू कर दिया जाए। तो स्टेकिंग का यही मॉडल कार्डानो में मौजूद है, जिस पर चार्ल्स हॉस्किंसन ने फौरी तौर पर हमला किया और एक्स पर ट्वीट की कि इथेरियम को शायद ये मसला हल करने के लिए इथेरियम 3.0 लाना पड़े। यानी इथेरियम मौजूदा मॉडल में कोई ऐसा तरीका नहीं ला सकता, इसके लिए इन्हें दोबारा अपने पूरे मॉडल को बदलना पड़ेगा। यह इंतहाई बड़ी तनकीद थी। इथेरियम पर कार्डानो, डॉट, सोलाना, एवलांचे मुसलसल तनकीद करते ही रहते हैं। वो इसे एक पुरानी टेक्नोलॉजी कहते हैं जिसमें फंडामेंटल्स गलत है। किसी हद तक मैं भी ये तस्लीम करता हूं कि हाँ, ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें स्केलेबिलिटी मौजूद नहीं। ये बात सच है, वरना इन्हें कभी भी अपने आप को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर बदलने की जरूरत ना पड़ती। इन्होंने ये तब्दीली की क्योंकि वो जानते थे कि इसके बगैर ये मुमकिन नहीं। फिर वो लेयर 2 लेकर आए ताकि बाकी मसाइल हल कर सके, लेकिन वो भी एक मुकम्मल हल नहीं है। इसी वजह से वितालिक ने इंटरव्यू में कहा कि वो इथेरियम पर अपग्रेड्स लाते रहेंगे ताकि टेक्नोलॉजी को बेहतर किया जा सके। इसके लिए वो हर वक्त तैयार हैं। इस वजह से इथेरियम में 3.0 या 4.0 अब कोई मसला नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मौजूदा सिस्टम से वो अपनी मर्जी के नताइज नहीं ले सकते। यहां तक चार्ल्स हॉस्किंसन की बात ठीक है, लेकिन जब आप प्राइस और मौजूदा बुल रन की बात करते हैं तो इथेरियम के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं और मुसलसल मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अगर आप ऑन चेन डेटा देखें तो आपको पता चलता है कि इथेरियम पर मौजूद डेप्स में टीवीएल 26 अरब डॉलर के करीब मौजूद है। ये एक हफ्ते में 5% बढ़ा है। इसके बढ़ने की वजह इथेरियम की प्राइस में इजाफा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे टीवीएल मजीद बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे मजीद डेप्स आएंगी ये टीवीएल पैराबोलिक हो जाएगा। एक महीने में इथेरियम ने 54.3 मिलियन डॉलर की फीस जनरेट की है, 54.3 मिलियन डॉलर, जिसमें से कुछ हिस्सा बर्न हुआ है और बाकी वैलिडेटर्स को दिया गया है। ये अहम तरीन चीज साबित करती है कि अब भी इथेरियम पर काम करना इंतहाई फायदेमंद है। अब भी जो लोग इथेरियम पर काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इथेरियम पर एनएफटी सेल्स 12.6 मिलियन डॉलर रोजाना है। इथेरियम पर यह नंबर बताता है कि एनएफटीज का एक बार फिर बुल रन शुरू हो गया है। एक बार फिर एनएफटीज की मार्केट में तेजी से इजाफा हो रहा है। जो लोग एनएफटीज में पैसे गवा रहे थे, अब इनके प्रॉफिट के दिन आ गए हैं। इसी तरह एनएफटीज तमाम चेन पर बहुत ज्यादा हॉट हैं, जैसे एवलांचे पर डोक्यो एनएफटीज वॉल्यूम में बीएवाईसी और ऑर्डिनल्स को पीछे छोड़ चुकी है। इसी वजह से सोलाना पर भी एक बार फिर एनएफटीज में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। लेकिन हम यहां इथेरियम की बात कर रहे हैं तो वापस इथेरियम पर चलते हैं। दूसरी तरफ इथेरियम पर स्पॉट ईटीएफ का नैरेटिव भी बन रहा है, जहां बहुत से बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की दरखास्तें देने वाली कंपनियां
इथेरियम की स्पॉट ETF की भी दरखास्त दे रही हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये दरखास्तें मंजूर भी हों। बिटकॉइन स्पॉट ETF की बातें और दरखास्तें कई सालों से जारी थी, लेकिन ये अब कहीं जाकर मंजूरी के करीब आई हैं। इसी वजह से ये जरूरी नहीं कि इथेरियम की मंजूरी होगी तो इसकी प्राइस पर कोई इफेक्ट आएगा। ये नैरेटिव ही प्राइस को बढ़ाने में मददगार साबित होगा, क्योंकि अब लोग ये भी सोचेंगे कि इथेरियम ही ले लो, इस बुलरन में प्राइस बढ़ेगी, फिर 4 साल बाद तो स्पॉट ETF आखिरकार आ ही जाएगी। ऐसे में मौजूदा प्राइस बार्गेन ही है, तो बेहतर है कि अभी इसे खरीद लिया जाए। लंबे अरसे की सोच रखने वाले इन्वेस्टर्स में बहुत ज्यादा पेशेंस होती है, बड़ा सब्र से काम लेते हैं वो लोग। वो खरीदारी ही 5-10 साल के लिए करते हैं, वो खरीद कर ऐसी चीजों को छोड़ देते हैं। उनकी बाइंग होती भी बहुत बड़ी है और सेलिंग भी फिर बहुत बड़ी होती है। इस वजह से इथेरियम का बुलरन बहुत बड़ा होगा। ये सब नाकदीन के कानों से धुएं निकाल देगा। बुलरन में ऐसी तनकीद और लड़ाइयां आम है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट कार्डानो की तरह अपने आप को इथेरियम और बिटकॉइन से बेहतर बनाने और अवामी तौर पर साबित करने की कोशिश करेगा। इसके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बड़ी बड़ी ऑफर्स की जाती हैं, उन्हें बहुत बड़ा पैसा भी दिया जाता है ताकि वो इन प्रोजेक्ट्स की तारीफें करें, उनकी तारीफों में जमीन आसमान एक करें। ये एक ऐसा इशू है जिसका आपको मुकाबला करना है, ताकि आपको अंदाजा हो कि कौन सा इन्फ्लुएंसर ठीक है और कौन सा गलत, कौन लोग आपको सही मालूमात दे रहे हैं और कौन लोग आपको पैसे लेकर टोकन बेच रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसका मुकाबला आप ही को करना होता है, आपने खुद इससे लड़ना है। कार्डानो, इथेरियम, सोलाना, एवलांचे समेत तमाम कंपनियां और जाली प्रोजेक्ट्स भी ये काम करते हैं। वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं क्योंकि ये ऐसे हायर करते हैं तो ये सब ही जालसाज है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। जब कोई बड़ी कंपनी अपने फ्रीजर बेचने के लिए कोई ऐड बनाती है तो किसी सेलिब्रिटी को हायर करती है, तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अपनी चीजों की प्रमोशन करना। तो ये भी वैसे ही है, लेकिन यहां बस जालसाजी ज्यादा है, इस वजह से ये मैं कह रहा हूं कि मुहतात रहें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये भी कर दें, और यार प्लीज घंटी बजा दिया करें, इससे चैनल को फायदा होता है और जैसे ही मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अपने क्रिप्टो में दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दिया करें, हो सकता है कि कोई और भी इस कंटेंट का फायदा उठा ले और मैं यहां तक आपकी मदद से पहुंचा हूं, और आपकी मदद से ही मजीद आगे भी जाना चाहता हूं, तो ये मदद भी जारी रखें। एक्स पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वहां मेरे DM भी ओपन है, और अगर किसी वजह से आप मुझे DM नहीं कर सकते तो आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं आपको फॉलो बैक कर दूंगा, तो फिर DM तक रसाई शायद मजीद आसान हो जाएगी। तो मैं आपका मुंतज़िर रहूंगा और कमेंट में आपकी राय का इंतजार रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।